दरिया तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुजदिल इनको, बूंदों ने बगावत कर दी है। रे तलवार तुझको झुकना होगा, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। जी हाँ साथियों, ये कुछ चंद लाइन थे, शायरी थी ये, जिसमें कहा कि रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तलवार यानी कि शक्ति का प्रतीक, तलवार यानी कि ताकत का प्रतीक। और झारखंड के संदर्भ में कहें तो झारखंड सरकार ही यहाँ की ताकत का प्रतीक है। और गर्दन, गर्दन जो कि यहाँ के बीएड डीएलएड पास विद्यार्थी हैं, यहाँ के वो योग्य विद्यार्थी हैं जो रोजगार की चाह रख रहे हैं, यहाँ के वो योग्य विद्यार्थी हैं जिनके अंदर क्षमता सामर्थ्य होने के बावजूद भी, योग्य के बावजूद भी उन्हें बार बार विरोध करना पड़ रहा है, बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। लेकिन कहा ना कि वे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जी हाँ, जब बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों ने लगातार आंदोलन किया, लगातार आवाज उठाए, तो 10 सालों के बाद जेटेट की परीक्षा होने जा रही है। जी हाँ, 10 सालों के बाद जेटेट की परीक्षा होने जा रही है। और एक चीज जो स्पष्ट नहीं था कि आखिर टीआरएल खोरठा के लिए क्या पढ़ें, लैंग्वेज पेपर खोरठा के लिए क्या पढ़ें, क्या हो सिलेबस। तो उस सिलेबस को भी बना दिया गया, नियमावली को भी बना दिया गया। अब सरकार पूरी तरह से तैयार है जेटेट का एग्जाम लेने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जून में आपका जेटेट का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए 21 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। 21 अप्रैल से आपका फॉर्म 1 महीने के लिए भरा जाएगा और जून में जाकर के आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। तो साथियों, ऐसे में खोरठा सिलेबस क्या है, इसको क्या आपने अच्छे तरीके से समझा, या सिर्फ जैसा आप लोगों को यूट्यूब में बताया गया या अन्य लोगों ने जैसा बोल दिया वैसा आपने मान लिया, है ना? कहीं कुछ भूल तो नहीं कर रहे, कहीं आपसे समझने में चूक तो नहीं हो रही है? लगातार कॉल आने लगे कि सर आखिर है क्या, समझ नहीं आ रहा, कौन सी किताब पढ़े। तो सिलेबस को लेकर के चर्चा हो जानी जरूरी थी और इसी को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। 1 to 5 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे दिया है। अब जो है ये 6 to 8 का वीडियो है, ये इस पे हम सिलेबस को लेकर के डिटेल से चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ संभावित सवाल भी मैं आप लोगों को दूंगा, आप उसे बनाना, देखना कितने सवाल आपसे बनते हैं और जेटेट की तैयारी में आपको कितना एफर्ट लगाना है, कितना ताकत लगाना है, कितना मेहनत करना है। देखो, हर पेपर में भाई जनरल वालों को क्या करना है, 60% मार्क्स लाना है क्वालिफाई कर, मतलब ये पास करने के लिए। उसके बाद ओबीसी वालों को क्या करना है, 55% मार्क्स लाना है। और एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को लाना है 52%। तो आपको भाई अपने हिसाब से तैयारी करनी है। और ऐसे में लैंग्वेज पेपर 2 जिन लोगों ने खोटा रखा है उनकी तैयारी में मैं मदद करने के लिए उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ, है ना, झार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और साथियों, 60% मार्क्स लाना हो, चाहे 55%, चाहे 52%, खोरठा में तो पूरा का पूरा लाना है। ये आप लोग तैयार हो जाओ। और सिलेबस की मैं जहां तक बात करूं, सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। इसे एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। भावावेश में या आवेग में आकर के आप लोगों को अंट संट चीजें नहीं पढ़ने लग जानी है ना। कायदे से सही तरीके से पढ़िएगा, तब जाकर के आप 30 में 30 क्वेश्चन को पूरी तरह से बना लीजिएगा। और इसके लिए मदद करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आरंभ में ही मैं बता दूं कि जो लोग झार पाठशाला के साथ अभी जुड़े नहीं है वे जुड़ जाएं। झार पाठशाला एप्लीकेशन के जरिए हमारे यहाँ अभी ऑफर भी चल रहा है, 30% का ऑफ है। नवरात्रि 30 कूपन का आप इस्तेमाल करके जो भी हमारे यहाँ फी है उसमें 30% का ऑफ ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके आप जुड़ जाए, वहां पे एक क्रम में आपको सारे वीडियोस दिए जाएंगे, है ना। चलिएगा, आ जाते हैं हम लोग लेवल 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 6 to 8 हेतु पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा खोटा के लिए ये पाठ्यक्रम चर्चा है, सिलेबस पे चर्चा है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दीजिएगा और बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे, है ना। देखो, लिपि की बात की जा रही है, ये देवनागरी लिपि में होगा। देखो, इस पेपर के लिए आप ये नहीं कहोगे कि हमको सर ये 2 भाषाओं में दे देना, ये इसका इंग्लिश भी दे देना भाई, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको जो है खोरठा की जो लिपि है उसी लिपि में आपको प्रश्न मिलेंगे, उसमें 2 भाषा का आपको यूज नहीं मिलेगा, है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रकृति के प्रश्न होंगे, जहां पे एक प्रश्न के 4 बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्प, है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिनमें से एक सही उत्तर होगा, उसका चयन करना होगा आपको।
देखो 6 to 8 जेटेड के लिए जो पहला 9 सेक्शन में बांटा है आपके पूरे सिलेबस को, और उसके अंदर क्या है वो हमें जान लेना जरूरी है। आप पढ़ोगे कैसे? आप अगर सिर्फ स्टडी करना चाहो या जैसे भी स्टडी करना चाहो, आप कैसे एक क्रम में चीजों को पढ़ते चले जाओगे, सही तरीके से समझते चले जाओगे? आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहले नंबर में दिया है पढ़ने के लिए खोरठा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय। देखो मेरे साथियों, ये खोरठा का सामान्य परिचय अगर हम इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बढ़ी चढ़ी बात नहीं होगी, है ना। खोरठा भाषा, देखो कितने भागों में बांटा। भाषिक क्षेत्र, भाषिक क्षेत्र मतलब खोरठा भाषिक क्षेत्र, खोरठा भाषा बोलने वाला जो एरिया है, कोई बात नहीं है। खोरठा भाषा बोलने वाला जो समुदाय है वो, इन सब का परिचय, है ना। तो ये सारा परिचय जो है ये खोरठा भाषा के सामान्य परिचय का ही हिस्सा है। जैसे हमको जब बोल रहा है खोरठा भाषा, तो इसमें हमें क्या क्या जानना होगा? देखो दो चीजें यहाँ पे, खोरठा भाषा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा खोरठा शब्द का खोरठा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको जानना पड़ेगा। यहां से आपको प्रश्न जो है वो एग्जाम में दे सकता है। खोरठा भाषा का उद्भव, ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि खोरठा भाषा का उद्भव कैसे हुआ, है ना। इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। खोरठा भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसको लेकर के क्या क्या मत है, क्या क्या स्वीकृत मत है। बहुत सारे मत है, उनमें से जो स्वीकृत मत है वो झा जी का मत हो गया, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, है ना। झा जी ने बताया ना कि खोरठा भाषा जो है वो किन की भाषा है, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि खोरठा कौन से भाषा परिवार की भाषा है, खोरठा किन की भाषा, आर्यों की भाषा, नारियों की भाषा, किन की भाषा है ना। और अब बात हो रही है भाषा परिवार की, तो भाषा परिवार के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खोरठा भाषा कौन से भाषा परिवार की भाषा है खोरठा, इससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो यहां से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, भाषा परिवार से संबंधित एक प्रश्न एकदम गारंटी है, इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा। पूछेगा खोरठा भाषा कौन भाषा परिवार की भाषा है ना। खोरठा भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्या करेगा, पूछेगा। इसके बाद सदान किन की भाषा है, तो सदानों की भाषा है। तो सदानी भाषाओं के बारे में, है ना, सदानी समूह के बारे में भी आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, जान लेना है कि सदानी समूह में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो एक सेक्शन तो ये हो गया, है ना, एक सेक्शन ये हो गया। इसमें और क्या क्या जानना है, अगला पॉइंट में लिखता भाषिक क्षेत्र। आओ इसको हम लोग निपटाते हैं। भाषिक क्षेत्र में यह कि इस भाषा को बोलने वाले लोगों का जो क्षेत्र विस्तार है वो कितना है, यानी कि कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है, कितने जिलों में ये भाषा बोली जाती है, कितने प्रमंडल में ये भाषा बोली जाती है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको क्या करनी है, जाननी है ना। ये सब जाननी है आपको। जब क्षेत्र विस्तार की बात होती है तो खोरठा के क्षेत्रीय भेद के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, ये इसी का हिस्सा हो जाता है क्षेत्रीय भेद। ठीक है, कि पलामू में कौन सा क्षेत्रीय भेद का व्यवहार किया जाता है, चास चंदन कियारी वाला एरिया में कौन से खोरठा के क्षेत्रीय भेद का इस्तेमाल किया जाता है, गिरिडीह में कौन सी खोरठा बोली जाती है, पारनदिया खोरठा का व्यवहार कहाँ किया जाता है ना, छेका छेकी खोरठा का व्यवहार कहाँ किया जाता है। इस तरह का प्रश्न यहाँ से आपको निकाल करके पूछ सकता है, आप क्षेत्रीय भेद के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद खोरठा भाषा की जो विशेषता है इसके बारे में भी आपको जानना है। खोरठा भाषा की जो विशेषता, जैसे मध्य स्वरागम की विशेषता, ठीक है, खोरठा में मध्य स्वरागम की विशेषता पाई जाती है, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है ना। खोरठा में मध्य स्वरागम की विशेषता पाई जाती है, शब्दों के मध्य में स्वर का आगमन हो जाता है। और भी खोरठा भाषा की क्या विशेषताएं हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। खोरठा भाषा की लिपि के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी लिपि का हम लोग व्यवहार करते हैं। तो खोरठा भाषा में हम लोग देवनागरी लिपि का क्या करते हैं, देवनागरी लिपि का व्यवहार करते हैं। देवनागरी लिपि में इस भाषा को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में हम लोग इस भाषा को क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। अब आ जाइएगा समुदाय। इस भाषा का जो समुदाय है, कौन लोग इस भाषा को बोलते हैं, समझना, कौन लोग हैं जो इस भाषा को क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, क्या ये किसी जाति धर्म विशेष की भाषा है, जी नहीं, ये किसी जाति धर्म विशेष की भाषा नहीं है ना। इसको किसी जाति खास धर्म के लोग नहीं बोलते, इसको सारे लोग बोलते हैं। खोरठांचल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, सिर्फ खोरठांचल में ही नहीं, अपने झारखंड में ही नहीं, झारखंड के बाहर भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, पर मेनली मुख्य रूप से झारखंड में ही इस भाषा का चलन है। और इसमें आपको क्या क्या जानना पड़ेगा, जैसे झारखंड में इस भाषा का क्या स्टेटस है ना। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का इस भाषा को क्या किया गया है,
झारखंड राज्य में दर्जा दिया गया है। ठीक है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का, यानी कि द्वितीय राजभाषा का इस भाषा को दर्जा प्राप्त है। यह भी ध्यान में रखना है, ये एक क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है। तो बहुत सारी चीजें यहां हम लोग क्या करेंगे, खोरठा भाषा भाषी क्षेत्र समुदाय संदर्भ के परिचय में इसको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। खोरठा भाषा में जो है किन भाषाओं का प्रभाव है, जनजातीय भाषाओं का भी प्रभाव है ना, और जनजातीय भाषा के शब्द भी हमारे यहाँ भरे हुए, हिंदी भाषा का भी इसके ऊपर प्रभाव है, तो अन्य भाषाओं का भी इसके ऊपर क्या है, प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीजें इतनी ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपका सामान्य परिचय का हिस्सा है। थोड़ा 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 आपको उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लेना, यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको सामान्य परिचय में क्या क्या देखना है ना, क्या क्या देखना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। सिंपल सरल शब्दों में कहें तो खोरठा भाषा का सामान्य परिचय आपको जानना है ना, सामान्य परिचय आपको जानना है। ठीक है, सामान्य परिचय यहाँ पे आपको क्या करना है, जानना है ना। चले यहां से बढ़े हम लोग आगे की तरफ, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी के अंदर आपका आ जाएगा खोरठा भाषा की संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं खोरठा भाषा की। ठीक है, उन संस्थाओं, संस्थान के संस्थापक वगैरह, उन लोगों के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। खोरठा भाषा में जो अवार्ड वगैरह दिए गए हैं, अवार्ड पुरस्कार वगैरह जो दिए जाते हैं, जैसे खोरठा रत्न हो गया, है ना, श्रीनिवास पानुरिया स्मृति सम्मान हो गया, ये सब कब किसको कहाँ क्या मिला है, ये खोरठा भाषा में प्रथम, खोरठा भाषा में प्रथम, है ना, कौन से पहले उपन्यास कौन सी है जो प्रकाशित हुई, ठीक है, पहला नाटक कौन है जो प्रकाशित हुआ, ये सब भी आपको यहाँ पे सामान्य परिचय में ही जानना होता है। तो वो सब हम आपको बता देंगे खोरठा भाषा का सामान्य परिचय वाले सेशन में, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप लोग फिलहाल के लिए नोट कर लीजिएगा। इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम सेशन के अंत में आपको बताएंगे। आइए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अच्छे से समझना है सिलेबस को, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि लोग सिलेबस को खुद ही अच्छे से नहीं समझ रहे और समझाने में भी लगे हुए हैं पूरी तरह से। खैर कोई बात नहीं है, टीका टिप्पणी करनी अच्छी बात नहीं है। फिलहाल चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा है कि देवनागरी आधारित लेखन। ये लाइन क्यों लिखा, देवनागरी आधारित लेखन, इसको पहले समझ लो, बाद में हम लोग प्रस्तुति और रूपांतरण और उच्चारण और वर्तनी के ऊपर आएंगे। ठीक है, देवनागरी आधारित लेखन क्यों किया, इतना लिखने की आवश्यकता थी भी नहीं, लेकिन अगर लिख दिया तो इसको समझ लो। देखो खोरठा भाषा के लिए जो लिपि मान्य की गई है, यानी कि खोरठा भाषा का लेखन आप किस लिपि में करोगे, तो इसके लिए मानक लिपि जो मानी गई है उसका नाम है देवनागरी। क्या नाम है, देवनागरी। हम लोग खोरठा भाषा का लेखन देवनागरी लिपि में ही करते हैं, है ना, लेकिन देवनागरी लिपि के सारे वर्णों का प्रयोग हम लोग खोरठा भाषा लेखन में नहीं करते। समझ रहे, सारे वर्णों का लेखन, सारे वर्णों का प्रयोग हम लोग खोरठा भाषा लेखन में नहीं करते हैं। कुछ वर्णों को छोड़ दिया गया है, कुछ वर्णों को खोरठा लेखन में प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ रहे हो, नहीं किया जाता है ना। तो ये यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग खोरठा में किया जाता है और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग खोरठा में नहीं किया जाता। हम सरल शब्द में कहें तो हमें वर्ण परिचय बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। इसका यही मतलब है कि आपको वर्ण परिचय जानना है। क्यों जानना है, क्योंकि अगर आपको वर्ण परिचय का नहीं पता है तो आप सही वर्तनी कैसे करोगे। सही वर्तनी का मतलब क्या होता है, शुद्ध लेखन, है ना, शुद्ध लेखन कैसे करोगे, शुद्ध लेखन कैसे करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, गड़बड़ा जाओ। क्या करोगे, गड़बड़ा जाओ। समझ रहे हो, जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि आप जो हो ये बताओ विज्ञान शब्द को खोरठा में कैसे बोलेंगे, इसका वर्तनी शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो विज्ञान, जिसको खोरठा वर्ण परिचय का ज्ञान नहीं है वो गलती कर देगा, लेकिन जिसको पता है वो गलती नहीं करेगा। वो सीधे लिख देगा कि विज्ञान को हम लोग खोरठा में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये देखो, ये इसका सही वर्तनी हो गया। ये आप कैसे जानोगे, ये आप तब जानोगे जब आपको वर्ण परिचय का पूरा अच्छे से मालूम हो, पूरा अच्छे से आपको जानकारी हो।
पूरा अच्छे से मालूमात हो, पूरी अच्छी तरीके से आपको क्या हो, जानकारी हो, है ना। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्ण परिचय पढ़ना है। ध्यान से समझना, क्या पढ़ना है, वर्ण परिचय पढ़ना है। देवनागरी लिपि के वर्णों के बारे में जानना है और उन वर्णों के बारे में जानना है जिनका प्रयोग करते हैं और जिनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, अच्छे तरीके से समझनी होगी। कौन कितने स्वर वर्ण होंगे, कितने व्यंजन वर्ण होंगे, है ना, ये सब यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। क्लियर है। वर्तनी के बारे में जानेंगे तो शुद्ध उच्चारण भी जान जाएंगे, इसी से रिलेटेड है ना। रूपांतरण, रूपांतरण जैसे आपको बोल देगा कि विज्ञान को खोरठा में कैसे लिखेंगे, तो यही बात हो गया ना, विज्ञान को कैसे लिखेंगे, तो विज्ञान ऐसे लिख देंगे। औरत, जैसे ये देखो औरत शब्द है, औरत शब्द का खोरठा में सही वर्तनी क्या होगा, सही रूपांतरण क्या होगा, तो सही रूपांतरण हो जाएगा औरता, औरत ऐसे हो जाएगा। तो ये हम वर्ण परिचय से ही जाने जाएंगे। वर्ण परिचय यानी कि यहाँ पे इस पूरे का मतलब है कि आपको वर्ण परिचय का सही ज्ञान होना चाहिए। वर्ण परिचय के साथ साथ आपको सही वर्तनी, वर्ण परिचय के साथ ही साथ हम लोग उस चीज को सीखते चलेंगे, है ना, सीखते चलेंगे। क्लियर है, सीखते चलेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो गया। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया हो तो। सामान्य परिचय पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण परिचय हो जाएगा। एक बतिया घुमा के यहाँ पे लिख दिया है ना, घुमा के यहाँ पे लिख दिया है। वर्ण परिचय भी हम यहाँ पे जान लेंगे। अब यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग आगे और नोट करते जाना, सारी चीजों को अच्छे से समझते जाना। समझ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, सिलेबस फिर मजेदार लगने लगेगा, लगेगा यार उड़ा देंगे, झंझट नहीं है, आराम से इन चीजों को हम लोग सीख सकते हैं। आ जाओ, अगला जो हमारा होने जा रहा है यह है विस्तृत शब्दावली एवं व्यावहारिक प्रयोग। देखो वर्ण के बाद क्या आता है, तो वर्ण के बाद आता है शब्द। वर्णों से शब्द का निर्माण होता है ना, वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का ज्ञान होना चाहिए, अगर शब्द का ज्ञान नहीं है तो फिर आपको क्या हो जाएगा भाई, किसी भी भाषा में शब्द अगर आपके पास नहीं तो आप बोलोगे कैसे, कैसे बोलोगे, आप उसका प्रयोग कैसे करोगे। यहाँ पे लिखता है व्यवहारिक प्रयोग, तो व्यवहारिक प्रयोग तो तब ना होगा जब हम उन शब्दों के बारे में जानेंगे, उन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। यानी कि शब्दों का आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ये टॉपिक यही कह रहा है, विस्तृत शब्दावली। विस्तृत शब्दावली मतलब आपको यहाँ से देखो कई तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। शब्द देके अर्थ पूछ सकता है, उल्टा उल्टा शब्द पूछ सकता है यहाँ पे, है ना। हो सकता है आपको क्या करे भाई समानार्थी शब्द यहाँ पे आपको पूछ सकता है। तो इस टॉपिक में विस्तृत शब्दावली में एक तो आपको सारे तरह के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, एक तो आपको तत्सम शब्द, तत्सम शब्द ध्यान से समझना, एक तो आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, है ना, तद्भव शब्द। इसके बाद आपका आ जाता है देशज शब्द, ठीक है, देशज शब्द। इसके बाद आपका आ जाता है विदेशज शब्द, और फिर एक आता है आपका संकर शब्द। समझना जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक आपका हो जाता है संकर शब्द, जिसको हम लोग खोटा ना दोगला शब्द भी बोल देते हैं, संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द हो जाता है एक आपका, है ना, संकर शब्द हो जाता है एक आपका। क्लियर है, संकर शब्द हाइब्रिड वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द इजाद कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। विस्तृत शब्दावली में पहले तो आपको शब्द के बारे में जानना है कि शब्द बनते कैसे हैं, है ना, शब्द का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद आपको जानना है कि शब्द कितने तरह के हैं, कौन कौन है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। इस तरह के शब्दों को आपको क्या करना है, यहाँ पे जान लेना है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल सकता है। और क्या जानना है विस्तृत शब्दावली में, तो विस्तृत शब्दावली में आपको ये जानना है मूल रूप से आपको ना देशज शब्द, देशज शब्द यानी कि जो ठेठ शब्द है, यानी कि मूल शब्द जो है, इनके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा जानना पड़ेगा। भाई साफ लिख दिया विस्तृत शब्दावली, विस्तृत शब्दावली, तो देशज शब्दों के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा जानना पड़ेगा, है ना। और शब्दों के बारे में जब आप जानोगे तो आपको मालूम ही है, यहां से आपको क्या करना होगा, पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा, पर्यायवाची शब्द देखने पड़ेंगे। शब्द के बारे में जानोगे तो थोड़ा आपको उल्टा शब्द भी जानना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड के बारे में भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये भी, ये सब छोटा छोटा चीज है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यहाँ से आपको जानना होगा। और ये सब जानोगे ना तो शब्दावली का अच्छा ज्ञान आपको हो जाएगा, और यही यहाँ पे जानना चाह रहा। व्यवहारिक प्रयोग, अब देखो ये व्यवहारिक प्रयोग कह करके आपको क्या कह रहा है, व्यवहारिक प्रयोग कर करके, जैसे हम लोग जो है ये शरीर के अंगों के लिए कौन कौन से खोटा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग परिवार के लिए
ठीक है, कौन कौन से शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं? पशु पक्षी के लिए कौन कौन से खोटा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? खाने पीने के लिए कौन कौन से खोटा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? रंग के लिए कौन से खोटा शब्दों का हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं? तो आपको क्या करना है, व्यवहारिक में यही सब ना हम लोग व्यवहार में लाते हैं, और क्या लाते हैं? अप्लाइड वर्ड्स। तो ये जो हमारे काम की चीजें हैं, है ना, इन बेसिक जो जरूरत होता है हम लोगों को, जिन वर्ड्स की आवश्यकता होती है हम लोगों को, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, मौसम संबंधी शब्द हो गया, प्रकृति संबंधी शब्द हो गए, है ना, प्रकृति संबंधी शब्द हो गए, इन सारे शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो ये सिर्फ एक टर्म दे करके इसको बड़ा लंबा चौड़ा बनाया है, समझे? यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, इसको ध्यान में रखना, इस तरह के सारे शब्दों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, है ना, जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे हम लोग थोड़ा बोलते हैं तियन, भट्ठा, लपसी, ये सब बोलते हैं ना, ढुसका, बर्रा, ऐसे बोलते हैं। समय को लेकर के अगर बात करें तो झलफले, भिनसरे, भोरे, है ना। फिर अब लोग रंग को लेकर के बात करें तो रंगिया, गोला, सौना, ये चरका, हरियर, करिया, ये सब बात करते हैं। शरीर के अंगों की बात करें तो शरीर को लेकर के बात करें तो डांडा हो गया, हाथू हो गया, है ना, ये सब हम लोग बात करते हैं। दीदा उदा, चूल उल, दाढ़ी, मोछ, ये सब बात करते हैं। ये सब व्यवहार में लाते हैं इन शब्दों को, है ना, प्रयोग में लाते हैं हम लोग इन शब्दों को, इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। शब्दों के बारे में आपको टोटल जानना होगा। देख रहे हो, ये सिर्फ एक लाइन में कितनी सारी चीजें छुपी हुई है, आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों ने लिख दिया है और मैं देख रहा हूं कि, खैर छोड़िए, जाने ही दीजिए, बस समझते जाइए कि क्या आपको देखना है ना। मुझे आशा है, उम्मीद है कि कुछ आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। एक क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही होगी कि अच्छा इसमें है क्या, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ये सब आपका क्लियर हो रहा होगा। जिसने भी सिलेबस बनाया है ना भाई साहब, मतलब बड़ा, सुने, हमको तो लग रहा है लोग कॉपी किया होगा कहीं ना कहीं से, खुदे कितना समझा होगा भगवान जाने। लेकिन फिर भी इसका जो अर्थ है ये आप लोग समझ लीजिए कि क्या इसका अर्थ है ना, क्या इसका अर्थ है। क्लियर है? तो यहां से हम लोग चले आगे। ये तीसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दे सकता है यहां से उठा करके, बोलेगा कि अहियाती केकरा कहल जाए, बताओ, या अहियाती हमने केकरा कहो, ये बताओ। टोपरा हमने केकरा को, खेत बाड़ी से संबंधित शब्द है ना, टोपरा के माने का हुआ है, डाबर के माने का हुआ, बिंडा के माने का हुआ है ना, का हुआ, बताओ। टुपली के माने का है, ये सब पूछ सकता है आपको, शब्द दे सकता है यहां से, अर्थ पूछ सकता है आपको, पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकता है आपको, किसका क्या पर्यायवाची, कौन टाइकर पर्यायवाची नहीं लागे। ठीक है, एक बार एग्जाम में आया था जहां पे एक नातेदारी से संबंधित शब्द था, जहां पे क्या था, गुंगू, आ, बौड़, बौड़ बाप, ऐसे करके बनाया था। पूरी तरह से याद नहीं आ रहा क्वेश्चन हमें। दे सकता है किसी भी तरीके से, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे सकता है ना। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये शब्द लिख कर कहीं फंसाया भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, या ये अपने आप में ये आसान भी है। इसको सीखोगे तो सारी चीजें आपको याद भी होने लगी, खोटा आसान हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, नोट करते चलिएगा सारी चीजों को, है ना, नोट भी करते चलिएगा सारी चीजों को, चलिएगा। और ये समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो ना क्या है सिलेबस में, सो समझते जाना। अब आजा क्रियात्मक अध्ययन, व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन, है ना, व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन, तो ज्यादा फंसना नहीं है, क्रियात्मक अध्ययन, है ना। देखो यहाँ पे टॉपिक बड़े चुन के दिए हैं आपको, और हमने इन टॉपिक के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है, हालांकि जो नए सिरे से सारी चीजों को फिर से मैं बताऊंगा, फिर भी देखते चलिएगा। कह रहा है व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन, है ना। संज्ञा पढ़ना है आपको, कौन नाम की संज्ञा कहल जाए, सर्वनाम पढ़ना है आपको, ठीक है, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। इसके बाद विशेषण पढ़ना है आपको, संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्रिया पढ़ना है आपको, है ना, क्रिया पढ़ना है। इसके बाद काल पढ़ने के लिए दिया है, कारक पढ़ने के लिए दिया है, और वाक्य रचना पढ़ने के लिए दिया है। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ने को दिया है ना, उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ने को दिया है। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, कौन टाइकर में उपसर्ग लागे, कौन टाइकर में उपसर्ग नहीं लागे, है ना। ये इस तरह का प्रश्न आपको क्या करेगा, देगा। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, आसानी है सारा, है ना, आसानी है सारा। लिंग वचन इसमें गायब कर दिया है, जो कि रहना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ क्लियर हो गया, सब समझ गए आप लोग। चलिएगा, तो अब यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो भाई, सिलेबस जो है हल्के में लेने वाला सिलेबस नहीं है, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक ना,
फंस जाओगे, नहीं तो फंसा सकता है। इसने इसमें ना गैप रहने दिया है। बहुत पढ़ने के बावजूद भी ये थोड़ा बहुत आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करेगा। वो चाहेगा तो टफ क्वेश्चन भी सेट कर सकता है, समझे। हालांकि घबराइएगा नहीं, सिलेबस की अगर अच्छी समझ हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ लें, फिर अपनी तैयारी करें। हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। अब आ जाओ, कहता है गद्यांश संवाद पद्यांश आधारित पठन बोध होगा। तो ये तो आप समझ ही रहे हो। आपको क्या करेगा, एक उदाहरण दे देगा, एक गद्यांश दे देगा, उससे संबंधित एक दो प्रश्न आपको दे देगा, बोलेगा भाई इसका क्या जवाब होगा, गद्यांश के आधार पर दे दो। पद्यांश दे देगा और पद्यांश के आधार पर आपको क्या करेगा, जवाब मांगेगा कि बता भाई इसका क्या जवाब होगा। ये तो आसान है, इसको समझ सकते हो आप, इसमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं, है ना। लास्ट में हम बताएंगे कि कैसा देगा गद्यांश और पद्यांश। लेखन कौशल, अब ये देखो साफ साफ यहां पे लिखा है लेखन कौशल, समझना। लेखन कौशल मतलब आपका लेखन कौशल कैसा है, आप लिखने में कैसे हो। सुनो, लिखने में कैसे हो, ठीक है। क्या आप सही से खोटा लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, ये इस टॉपिक का उद्देश्य है। ये जांचना इस टॉपिक का उद्देश्य है। अब इसमें क्या क्या लेखन कौशल में देगा, तो लघु अनुच्छेद, पत्र आवेदन, पत्र प्रारूप, भावार्थ तथा सरल अनुवाद रूपांतरण, है ना। सरल अनुवाद रूपांतरण क्या कर सकता है इसमें, ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन। इसमें बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये टॉपिक जो है वो ऐसे तो रहना चाहिए था डिस्क्रिप्टिव में, पर ऑब्जेक्टिव में इसको डाला गया है। पर फिर भी घबराइएगा नहीं, यहां से प्रश्न कैसा दे देता है ना, जैसे एक सेंटेंस दे देगा हिंदी का, समझ रहे हो, एक सेंटेंस दे देगा हिंदी का और बोलेगा इसको खोरठा में ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो खोरठा में ट्रांसलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, यहां से उसी टाइप का प्रश्न देगा। और ट्रांसलेट करने के लिए भाई आपके लिए इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि आप व्याकरण पढ़ोगे, शब्द पढ़ लोगे, तो वहां से आपके लिए आसान हो जाएगा ये वाला टॉपिक का प्रश्न बनाना। आपको वही देगा, कितना भी इसमें लिखा है सरल अनुवाद या रूपांतरण, एक लाइन दे देगा, बोलेगा कि इसका क्या अनुवाद होगा, सही सही ये दे देगा। मतलब वही ट्रांसलेट करना, अनुवाद को ही ना अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो वो आपको यहां से क्या करेगा, उठा करके दे देगा, है ना। तो इसको बना लोगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसके पहले जो चीजें पढ़ने को दी गई हैं उससे ये वाला टॉपिक आपका आसान हो जाएगा, है ना, आसान हो जाएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां से अगला है कि लोक साहित्य, भैया ले लो लोक साहित्य। यहाँ पे सिर्फ आपको लोक साहित्य, और लास्ट वाला लाइन देखना, लिखता है लोक साहित्य का सामान्य परिचय, ऐसे समझना, कॉमा दिया हुआ है यहाँ पे। तो लोक साहित्य का सामान्य परिचय में आपको क्या करना, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि लोक साहित्य जो है ये क्या है, ये किनका साहित्य है, इसकी क्या विशेषता है ना। लोक साहित्य किनका साहित्य है, लोक साहित्य क्या है, यानी कि किसे कहते हैं लोक साहित्य, लोक साहित्य की विशेषता यानी कि खूबी क्या है, लोक साहित्य का महत्व क्या है, लोक साहित्य के भेद क्या क्या है ना। जैसे लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, प्रकरण साहित्य, ये सभी लोक साहित्य के भेद है ना। प्रकरण साहित्य में ही आपका आ जाता है, प्रकरण साहित्य में ही आपका आ जाता है लोकोक्ति, प्रकरण साहित्य में ही आपका आ जाता है मुहावरा, प्रकरण साहित्य में ही आपका आ जाता है मंत्र, और प्रकरण साहित्य में ही आपका आ जाता है पहेली। क्या आ जाता है, पहेली आ जाता है, समझे। ये चार चीजें हैं, ठीक है, ये चार चीजें हैं। लोक साहित्य का सामान्य परिचय लिख करके छोड़ दिया, तो सामान्य परिचय में ये सारी चीजें आ गई। अब लोक साहित्य के बारे में आपको जानना होगा, फिर आपको लोक साहित्य, और लोक साहित्य के बाद अगला पार्ट होता है खोरठा लोक साहित्य, समझ रहे हैं, खोरठा लोक साहित्य। अब लोक साहित्य में क्या क्या चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, तो ये तो हो गया किनका साहित्य क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है। सेम चीज खोरठा लोक साहित्य के लिए होगा, किनका खोरठा लोक साहित्य, किनका लोक साहित्य है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। खोरठा लोक गीतों के बारे में जानना पड़ेगा, खोरठा लोक कथाओं के बारे में जानना पड़ेगा, खोरठा लोक गाथा के बारे में जानना पड़ेगा, उनका सामान्य परिचय जानना पड़ेगा, बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है। इसके अलावा और क्या जानना पड़ेगा कि लोक साहित्य को लेकर के अभी तक जो काम हुआ है, कौन कौन सी रचनाएं जो है अभी तक लोक साहित्य में छपी है ना, कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या काम किया गया है, क्या क्या लोक साहित्य के क्षेत्र में खोरठा भाषा में काम किया गया, वो सब के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो डॉक्टर एके झा एक पत्रिका निकालते थे, रामगढ़ से निकलती थी वो पत्रिका, तितकी पत्रिका। तितकी पत्रिका में इन लोगों ने क्या किया था, एक टोकी फूल विशेषांक को प्रकाशित करना आरंभ किया था, समझे। एक टोकी फूल नाम से लोक गीतों का क्या किया जाता रहा ना, इस पत्रिका में प्रकाशन करवाया जाता रहा।
समझे, छपती रही लोकगीतें। और बाद में इसी विशेषांक के नाम से एक किताब छाप दिया गया, एक टोकी फूल। लोक साहित्य का जब भी आप अध्ययन करो तो एक टोकी फूल किताब आपके लिए काफी मायने रखता है। हम बता देंगे कुछ किताबों के बारे में, आपको जानना पड़ेगा कब छपी ये वो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, और उसमें जो लोक साहित्य की बातें हैं उसको पढ़ लेंगे, काम हमारा हो जाएगा, है ना। तो सामान्य परिचय में ही देखो कितनी सारी बातें आ गई, ठीक है। अब देखना है इसी में आगे लिखा हुआ है गद्य के बारे में आपको पढ़ना है, गद्य रचनाओं के बारे में। देखो कितनी बारीकी से इन लोगों ने सिलेबस में शब्दों को डाल के फंसा दिया है, समझे। गद्य के बारे में आपको पढ़ना है, पद्य के बारे में आपको पढ़ना है, और प्रमुख साहित्यकारों एवं सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। अब जरा सा समझना, गद्य और पद्य के बारे में पढ़ना है। आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, है ना, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो। आपको क्या करेगा, 6 to 8 में किस स्टैंडर्ड का प्रश्न देगा, तो इंटरमीडिएट स्तर का प्रश्न देगा। ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट स्तर का प्रश्न देगा। इसीलिए इंटरमीडिएट स्तर के लिए एगो बुक है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, है ना, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है। गद्य पद्य संग्रह में जितनी भी रचनाएं छपी हैं, जितनी भी कविताएं, कहानियां, या जितनी भी रचनाएं छपी हैं, उन रचनाओं और रचनाकारों के बारे में आपको पढ़ जाना है, बस पढ़ जाइए उसको। लेकिन ये यहीं पे समाप्त तो नहीं होता है ना। ये तो आप इसके लेवल को देख करके, मैं यहाँ पे गद्य पद चूंकि बात किया हुआ है इसीलिए बोल रहा हूं। हालांकि यहां से आपको क्या करना है, गद्य का सामान्य परिचय, खोरठा गद्य का सामान्य परिचय, यानी कि खोरठा कहानी के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कहानियां छपी, कौन कौन से नाटक छपे, उनके नाटककार का क्या नाम है, कौन कौन से उपन्यास छपे, उन उपन्यासकारों का क्या नाम है, उपन्यासों का क्या नाम है ना। उसके बाद यात्रा वृत्तांत हो गया, उसके बाद आपका संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया, पत्र साहित्य हो गया। इन सब विधाओं के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। पद्य साहित्य के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। पद्य साहित्य में गीत हो गया, कविता हो गया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उनके विकास के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी रचनाएं छपी, पूर्व में कौन कौन सी रचनाएं छपी, मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ जाएगा। ये छोटा सा लिख करके लेकिन बड़ा खोटा निकला ये, है ना, बड़ा खोटा सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या कहा कि गद्य पद्य में आपको क्या करना है, गद्य पद्य में आपको गद्य का विकास, पद्य का विकास देख लेना है। क्लियर है। एक किताब है जिसकी सारी रचना और रचनाकारों के बारे में आपको पढ़ लेना है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए पूरी तरह से। गद्य विकास पद्य विकास में बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट है, छोटा है, बहुत काम हुआ नहीं है शिष्ट साहित्य में, तो आप घबराना नहीं, ये आराम से हो जाएगा, एक आध सेशन काफी है इसका, एक दो सेशन। अगला देखो इसी में क्या लिखता है कि प्रमुख साहित्यकारों एवं सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। ले भैया, साहित्यकारों और सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। ध्यान से देखो, प्रमुख साहित्यकारों, और प्रमुख साहित्यकारों में कौन कौन से हो गए, तो श्रीनिवास। अब देखो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, ये मैं इसको मिटा दूं, चलो छोड़ देता हूं, यहां पे लिखता हूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी से। तो आपको व्याकुल जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्याकुल जी के बाद आते हैं श्रीनिवास पानुरी, तो आपको पानुरी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ए.के. झा, इनके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपके आ जाते हैं विश्वनाथ दसौंधीराज जी। इसके बाद आपके आ जाते हैं विश्वनाथ दसौंधीराज जी। इसके बाद आपके आ जाते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी, विश्वनाथ नागर जी, है ना, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बी.एन. ओदार सर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। बी.एन. ओदार हो गए, इसके बाद गजाधर महतो प्रभाकर हो गए, इसके बाद दिनेश दिनमणि हो गए, है ना। तो प्रमुख साहित्यकार जो है खोरठा के, उन लोगों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रमुख साहित्यकारों का सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय, तो ये इसी में आ जाएगा, ठीक है। प्रमुख साहित्यकार और सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। क्या क्या इन लोगों की कृतियां हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल से देखना पड़ेगा। भाई ये छोटा नहीं है, खोटा बनाया है इन लोग, है ना, छोटा नहीं है, खोटा बना दिया है इन लोग, समझ रहे हो। तो इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। मिला जुला करके 8-10 वो साहित्यकार है, उनके बारे में पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने सारा लिख ही दिया है, बचा कुछ नहीं है। एगो इसमें और जोड़ लो, कुमारी शशि मैडम हो गई, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार, इनके बारे में बस इतना ही काफी है। इतने लोगों के बारे में पढ़ लो, आपको काम आ जाएगा, सारा चीज यही से आपको देगा पढ़ने के लिए। क्लियर है। चलिएगा, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। थोड़ा सा हम लोगों को संस्कृति से संबंधित जानकारी भी रखनी पड़ेगी, जहां पे पर्व त्योहार ये सब के बारे में भी, और पढ़ना ही पड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। पर्वों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पर्व त्योहारों के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, है ना, जानकारी रखना पड़ेगा। क्लियर है।
तो ये था हमारा 7वां पॉइंट। कितनी सारी चीजें आ गई ना इसमें, कितनी सारी चीजें आ गई, लेकिन घबराना नहीं है, ये सब आसान है, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहां से हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जहां कहता है बहुभाषी कक्षा में खोरठा भाषा शिक्षण की आधारभूत प्रासंगिकता, है ना। ये क्या मतलब है बहुभाषी कक्षा में, यानी कि मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, है ना, मल्टीलिंगुअल। अब देखो, जहां पे बहुत सारी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बहुत सारी भाषाओं के विद्यार्थी हैं, है ना, वहां पे मल्टीलिंगुअल कक्षा में, अच्छा मल्टीलिंगुअल कक्षा आजकल क्यों हो रहा है भाई, अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है ना, और भी भाषाओं की पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे में खोरठा भाषा में पढ़ाना क्यों जरूरी है, खोरठा भाषा की प्रासंगिकता क्या है? तो प्रासंगिकता ये है कि आजकल भाई ये प्रयोग हो चुका है, मातृभाषा में शिक्षण प्रशिक्षण देने से क्या होता है, विद्यार्थी बहुत सरलता से सीखते हैं, बड़े प्रभावी तरीके से सीखते हैं, आनंद के साथ सीखते हैं। और हमारा काम क्या है, हमारा काम ही है पठन पाठन को प्रभावशाली बनाना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ताकि विद्यार्थियों में एक रुचि रहे, ताकि विद्यार्थियों में एक क्यूरियोसिटी रहे, और वो क्या कर सके, बहुत ही अच्छे तरीके से सरल तरीके से सीख सके। अगर उनके लिए सीखना ही जटिल हो जाएगा, मान लो ऐसे हम दूसरा भाषा में बोल दिए अंग्रेजी, एक बार घटना होता है, जॉन किट्स महोदय आए थे, शायद इंडिया आए थे, अंग्रेजी के वो बड़े नामी गिरामी कवि थे, समझे ना, जॉन किट्स या शेक्सपियर में से कोई आए थे, जॉन किट्स नहीं आए थे, कोई और थे। अब वो आए, बड़े वो टफ वर्ड्स का यूज करते थे, आए भाषण दिए चले गए, केकरो कुछ समझे में नहीं आया, समझे, कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ समझ में ही नहीं आया तो फिर क्या मतलब ऐसा भाषण देने का, कोई मतलब है? उसी तरह से ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है जहां पे आप पूरी बात बता दो, लेकिन सुनने वाले को, सीखने वाले को कुछ समझ ही ना आए। तो इस स्थिति में मातृभाषा की प्रासंगिकता बन जाती है। मातृभाषा में क्या होता है, लोग आसानी से सीखते हैं, आसानी से समझते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमारे आसपास का जितना भी फ्लोरा फौना है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, रंग वंग, इन सब नामों को हम अपनी मातृभाषा में बड़ी आसानी से समझते हैं, समझे, बड़ी आसानी से समझते हैं, ठीक है। यही चीज जब दूसरी भाषा में बात होने लगती है तो थोड़ा सा, जैसा ऐसा ऐसा चिड़िया है जेकरा हम खोटे में जानते हैं, ऐसा ऐसा जानवर है जेकर नाम हम खोटे में अच्छा से जानते हैं, ऐसा ऐसा गाछ वृक्ष है जिसका हम लोग खोटा में अच्छा नाम जानते हैं, दूसरा भाषा में हम नहीं गड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मातृभाषा की प्रासंगिकता तो है ही है, भले से हम लोग कितने भी बहुभाषी भाषा की बहुभाषी कक्षा की बात करें, लेकिन मातृभाषा की प्रासंगिकता तो बनी रहती है चीजों को सीखने सिखाने में। कई बार हम लोग अंग्रेजी में बात करते हुए बताते कि देखो इसको खोरठा में ऐसे बोलते हैं, अपनी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, तो विद्यार्थी समझ जाते हैं, अच्छा एक बारे में बतिया रहा हो ना, एक बारे में बतिया रहा हो। तो ये सीडीपी का हिस्सा हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि सीडीपी का क्लास नहीं लूंगा तो इसको और डिटेल से आपको बता दूंगा। अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषी कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित खोरठा भाषा शिक्षण, ये भी आपका सीडीपी हो जाता है ना, सीडीपी का हिस्सा है। तो ये भी आपको मैं क्या करूंगा, इसके बारे में भी आपको बता दियो, इस टॉपिक में जब हम लोग आएंगे तो डिटेल से बता देंगे, है ना। बहुभाषी कक्षा वही बात हो गया, मल्टीलिंगुअल, जहां पे बहुत सारी भाषाएं में पढ़ाई की जा रही है क्लासेस में, ऐसे में स्थानीय भाषा की आवश्यकता क्या है, ठीक है। द्विभाषिक सामग्री, द्विभाषिक सामग्री डिक्शनरी आप लोग देखते हैं, वहां पे क्या करता है, इंग्लिश वाला शब्द जो रहता है उसको अंग्रेजियों में समझाता है और हिंदियों में समझाता है, समझे ना। और कुछ कुछ तो ऐसी भी भाषाएं हैं जहां पे हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों मिल जाता है, जैसे मान लो संथाली है, तो संथाली टर्म का अंग्रेजी भी मिल जाए और हिंदी भी मिल जाता है, तो आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित खोरठा भाषा शिक्षण, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा पर आधारित, ये मतलब सीडीपी का ही हिस्सा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये टोटल आपका सिलेबस हो गया, कितनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। हालांकि घबराना नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही मजेदार सिलेबस है आप लोगों का, बहुत आसानी से और बहुत मजे से आप सारी चीजों को क्या कर लोगे, सीख लोगे, घबराना बिल्कुल नहीं है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब ये देखो भाई, मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आपकी तैयारी में झाड़ पाठशाला आपके साथ है। आप जो है किसी भी तरीके का कोई रिस्क लिए बिना, बिना किंतु परंतु के आप लोग झाड़ पाठशाला के साथ जुड़ जाइए। सारा लोड जो है ना अपने ऊपर लेना नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है मिल करके, यानी कि मैं और आप दोनों मिल करके क्या करेंगे, अपनी तैयारी को पूरी करेंगे, और पूरा भरोसा रखिए कि बहुत जल्द इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे हम लोग का, पूरा तैयारी हम लोग कर लेंगे इसका, समझ रहे हैं, पूरा कंप्लीट तैयारी कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक अंक भी आपका जाने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिए। और झाड़ पाठशाला के साथ आप बने रहे। अब आ जाइए, हम लोगों ने जो पढ़ा इससे किस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, आइए कुछ हम लोग अभ्यास करते हैं। जैसे
पहला हमारे सामने में प्रश्न है कि मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जाहे। ये लीजिए, ये है हमारे सामने में सवाल कि मौखिक रूप से देखो, लोक साहित्य किसका साहित्य है? लोक साहित्य लोक का साहित्य है, जन का साहित्य है। अब सुजन का साहित्य जो है उसको शिष्ट साहित्य कहते हैं। साहित्य को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक कहलाता है लोक साहित्य, एक कहलाता है शिष्ट साहित्य। तो मौखिक परंपरा यानी कि वह साहित्य जो लिखित रूप में अवेलेबल नहीं है, वह साहित्य जो मौखिक रूप से अवेलेबल है और मौखिक रूप से ही मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। जैसे मेरी माँ को जो गीत आज जानती है, वो गीत उसने अपनी माँ से सीखा, उन्होंने अपनी माँ से सीखा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो गीत चलता आया और ये मेरी माँ से फिर मेरी जो बहन होगी वो सीखेगी, फिर उसकी जो बेटी होगी वो सीखेगी, या मैं सीख जाऊंगा, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता चला जाएगा। तो लोक साहित्य जो है ना, वो मौखिक परंपरा के माध्यम से क्या होता है? आगे बढ़ता है, मौखिक रूप से आगे बढ़ता है ना। कहता है मौखिक परंपरा से आई कथा। अच्छा, कथा का मतलब कहानी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो मौखिक परंपरा के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है उसको हम लोक कथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक कथा बोलते हैं। अगर गीत देता तो लोक गीत बोलते, है ना, लोक गीत बोलते। क्लियर है? शिष्ट कथा जो है ये लिखित रूप से आगे बढ़ती है। किस रूप में? लिखित रूप में आगे बढ़ती है ना। जैसे हमारे सामने में मांझो कहानी है, तो मांझो कहानी शिष्ट कथा है, वो लिखित रूप में अवेलेबल है और वो लिखित रूप में ही आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये हमारा जो हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक कथा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि कर्म कथा कौन कथा के रूप में जानल जाए। अब ये देखो, कर्म परम में कही जाने वाली कथा है कर्मा कथा, और कर्मा कथा जो है ये धर्म है, कर्मा पर्व है, पर्व त्योहार की कथा है, तो यानी कि धर्म कथा के रूप में इसे जाना जाएगा। किस रूप में? धर्म कथा के रूप में जाना जाएगा, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न में कि बाभन और भूत लोक कथा में भूतवन के की नाम रहे। अब देखो, ये थोड़ा सा बाभन भूत लोक कथा के बारे में आप जानोगे। वहां पे भूतों का नाम रहता ओते और तापे। क्या नाम रहता है? ओते और तापे नाम रहता है। आगे है कि जे गीत मौखिक परंपरा से आवे है ओकरा कहल जाए। ये लोक साहित्य के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देगा। जो गीत मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती है उस गीत को हम क्या कहते हैं? उस गीत को हम लोक गीत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं, है ना, लोकगीत कहते हैं। क्लियर है? चलेंगे अब हम लोग यहाँ से अगले सवाल की तरफ। अगला देखिएगा, संस्कार गीत मूल रूप में कई रकम के हुए। अब देखो, लोक साहित्य के बारे में आपको जानना है ना। संस्कार गीत के बारे में भी आप जानोगे। संस्कार गीत जो है, संस्कार गीत की जब भी बात होती है तो याद रखना कि ये दो तरह के हैं। कितने तरह के? दो तरह के हैं। कौन कौन? तो एक तो हो जाता है जन्म संस्कार गीत और एक हो जाता है आपका विवाह संस्कार गीत। ये दो तरह के संस्कार गीत हमारे सामने। समझना, अगर बोलेगा कि संस्कार गीत कितने तरह के हैं मूल रूप से, तो दो तरह के। एक को हम बोलते हैं जन्म संस्कार गीत और दूसरे को बोलते हैं विवाह संस्कार गीत। नेक्स्ट है कि हमर माय ओकरा कहे, इसका सही रूप क्या होगा? हमर माय ओकरा कहे, इसका सही रूप क्या होगा? हमर माय ओकरा कहले। ये यही सही रूप लग रहा है। हालांकि इसमें भी अगर रहता कहलिक तो ज्यादा सही रहता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, हमर माय ओकरा कहलिक, हमरा माय ओकरा कहलिक। तो हमरा नहीं होगा, हमर होना चाहिए था, लेकिन हमरा लिखा तो ये गलत हो गया। हमर माय ओकरा डाकलिक, डाकलिक भी नहीं होगा, है ना। देखो, सरल वाक्यों में प्रयोग वाला आपको दिया था ना टॉपिक में पढ़ने के लिए, तो ऐसे प्रश्न दे देगा आपको, समझ रहे। हमर माय ओकरा हकौलिक, हकौलिक भी नहीं होगा, है ना। कभी भी जब आप ट्रांसलेट करोगे तो ध्यान रखना कि मूल शब्द के पर्यायवाची शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना, है ना। करेक्शन करोगे तो, ट्रांसलेट नहीं, करेक्शन करोगे तो जो मूल शब्द रहेगा उसके पर्यायवाची का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको बदलना नहीं है, वो जस का तस ही रखना है ना। और बाकी व्याकरणिक त्रुटियों को सुधार देना है। जैसे हमर माय ओकरा कहल, कहल जगह पे कहलई होगा। क्या होगा? कहलई होगा। हमर माय ओकरा कहलई, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे आ जाइएगा, अगला आ जाइएगा 7वें नंबर प्रश्न में। कहता है कोनो शब्द टोना, कोनो शब्द पांचों जुट के ओकर माने बदल दे ओकरा कहल जाए। अब देखो, आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने के लिए दिया है। कोनो शब्द टोना यानी कि शब्दांश, जब किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसका मीनिंग बदल दे तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसका जो जवाब बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, ये सी हो जाएगा हमारा प्रत्यय, है ना। प्रत्यय हो जाएगा। देखो, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देगा, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देगा। अगला है, कौन भाषा आर्य परिवार के है? ये हमारा पहला टॉपिक के प्रश्न हो गया। कौन सी भाषा आर्य परिवार की भाषा है? तो खोरठा भाषा आर्य परिवार की भाषा है। याद रखना, खोरठा आर्य परिवार की भाषा है। क्लियर है?
चलेंगे आगे। पढ़े हैं का तत्कालिक वर्तमान काल रूप क्या होगा? देखो काल का प्रश्न आपको दिया है, पढ़े है इसका तात्कालिक वर्तमान काल क्या होगा? तो पढ़ रहल है, पढ़े लागल है, ये दोनों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। पढ़ रहल है, पढ़े लागल है, ए और बी दोनों हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब हम आपको काल वाले टॉपिक में डिटेल से बताएंगे। खोटा भाषक वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। अब ये लो आपको दिया है ना साहित्यकारों का परिचय पढ़ने के लिए, है ना, तो वहां से ऐसे प्रश्न देगा। खोटा भाषक वाल्मीकि केकरा कहल गेल है? श्रीनिवास पानुरी को कहा गया है। रामदयाल पांडे जी ने खोटा भाषा का क्या कहा? वाल्मीकि कहा, है ना। आगे बढ़िएगा। खोरठा संज्ञा के कितना भेद करल गेले? अच्छा, खोरठा में संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं? तो खोरठा में संज्ञा के कुल 5 भेद किए गए। ये तो आसान प्रश्न हो गया। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न में। आ जाइएगा, अगला है मौसम वैज्ञानिक के नाम में जानल जाना। मौसम वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये हमारे डॉक्टर ए.के. झा जी को जाना जाता था, है ना। डॉक्टर ए.के. झा जी को जाना जाता था। अगला है कि जे शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण बतवे है तकरा कहल जाए। संज्ञा सर्वनाम का गुण बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं साथियों? विशेषण कहते हैं। याद रखना, विशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा गौजी अवैया शब्द के कहल जाए। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ये ग्रामर के कुछ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। कोका के उल्टा अर्थ एक शब्द है। देखो शब्द पढ़ने के लिए दिया ना, है ना, विस्तृत शब्दावली पढ़ने के लिए दिया, तो ऐसा दे सकता है। कोका का उल्टा क्या होगा? तो कोका का जो उल्टा हो जाएगा ये लबरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लबरा हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्रांति के लिए उपयुक्त ठेठ खोरठा शब्द क्या है? अब शब्दावली से सवाल है। क्रांति को हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं? तो खोरठा में क्रांति को बोलते हैं उलगुलान, आंदोलन को बोलते हैं हम लोग हुल स्थूल। ये आप लोग याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देगा। आगे है हाय निसार शब्द का हिंदी अर्थ बताएं। देखो कैसे कैसे शब्द दे सकता है, कैसे कैसे प्रश्न दे सकता है। हाय निसार का अर्थ होता है निराश होना। क्या होता है? निराश होना अर्थ होता है ना। नेक्स्ट है घोड़ा शब्द एक बहुवचन। तो घोड़ा शब्द एक बहुवचन घोड़वैन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइएगा, अगला है नी उपसर्ग से बनल ठेठ खोटा शब्द बताइएगा क्या होगा? तो नी संतान नहीं होगा, निर्मल निशा नहीं होगा, निमुहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमुहिया हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना, निमुहिया हो जाएगा। आगे है थूके सातु साने मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो जरूरत से ढेर कम खर्च करें, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ये आपका लोक साहित्य का हिस्सा हो जाएगा, जहां पे प्रकृति साहित्य के अंतर्गत लोकोक्ति मुहावरा आपको देखना है ना। तो ये आप 20 सवाल हो गए। और भी प्रश्न है आज के सेशन में, ये आप लोग को मैं यहाँ पे पीडीएफ में दे दूंगा, घबराइएगा नहीं। और आप लोगों से पीडीएफ में दे दूंगा। जो भी झार पाठशाला के साथ जुड़े नहीं है, ये झार पाठशाला के साथ जुड़ जाए। झार पाठशाला टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हमने एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया है, दिखाने समझाने सिखाने का प्रयास किया है। मुझे यकीन है कि अब सिलेबस पर आपकी पकड़ अच्छी बन गई होगी। और कल मॉर्निंग में 9 बजे से सामान्य परिचय का क्लास चलने वाला है, जिसका शीर्षक होने जा रहा है खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। तो ये इस सेशन में आप लोगों को बने रहना है। और भाई फिर फाइनली हम लोग एग्जाम में फोड़ेंगे 30 में 30, है ना। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। झार पाठशाला के साथ आप लोग जुड़ जाए, अभी ऑफर भी चल रहा है। झार पाठशाला एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। झार पाठशाला टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और किसी तरह का कोई दिक्कत होने पे आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9508000805, है ना, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे विदा दीजिए। बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और हाँ, सेशन को शेयर करना ना भूले, ठीक है, चलिए।